की अगर बात की जाए, पहली बात तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान, ठीक। और क्वेश्चन आता है हर साल, फिक्स है, ये आना ही है। एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही, मेंस में भी आ जाता है, एडवांस में भी आ जाता है। तो लिक्विड सोल्यूशन बेसिकली है क्या, पहले हम लोग बात करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करें? हाँ भाई, कौन डिफाइन करेगा? व्हाट इज सोल्यूशन, बताइए। सोल्यूशन, अपने आप कुछ दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 कंपाउंड। और भाई कोई सोल्यूशन? हाँ, पानी और ग्लूकोज का सोल्यूशन, ग्लूकॉन डी, जान में जान डाल दे पीते ही। अच्छा, वो वाला, ओके। अच्छा, हाँ कह सकते हो, सोल्यूशन तो है ही। तो बेसिकली देखो, बैठो, सोल्यूशन क्या होता है बात जरा समझो। जैसे अपन बात करें कि एक होता है, अभी सोल्यूशन की डेफिनेशन बता रहे, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता है? बोलो भाई। सेम कंपोनेंट्स, ऐसा भाई। होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन अगर बात करें कि यार होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है? हाँ, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेज सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज सिस्टम, मतलब होमोजीनियस का मतलब है सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम। और हेट्रोजीनियस का मतलब मोर देन, क्या कहेंगे? मोर देन 1 फेज सिस्टम। मोर देन मतलब ये 2 3, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कि भाई यार ये, अच्छा फेज कैसे डिफाइंड होगा? फेज कैसे डिफाइन होगा? फेज, सिंगल फेज, डबल फेज, कैसे पता चलेगा कि यार सिंगल फेज है, डबल फेज है? ये भाई आपने कहा कि होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज सिस्टम, चलो अच्छा है। हेट्रोजीनियस का मतलब चलो डबल फेज सिस्टम, ट्रिपल फेज सिस्टम। बट हमें पता कैसे चलेगा कि सिंगल फेज है, डबल फेज है, ट्रिपल फेज है? कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा होता है, सिंपल। जैसे मान लो आपने ए और बी लिया, ठीक है, मान लो आपने ए लिया, बी लिया, ठीक, दोनों को मिला दिया, ठीक है भाई। ए और बी दोनों को क्या किया? मिला दिया। अगर ए और बी मिलाने के बाद आप ए और बी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कहां ए कहां बी, पहले समझो ध्यान से जो बोल रहे हैं। अगर आपने ए और बी दो लिए, 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड लिए या 2 लिक्विड लिए, दोनों को मिला दो। जब दोनों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद अगर आप ए और बी को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, पता नहीं यार ए कहां बी कहां, तो ये क्या हो गया? जैसा होमोजीनियस सिस्टम। समझ आ रहा है? कोई एग्जाम्पल बताओ। चीनी और पानी कह सकते हो, बट चीनी के पार्टिकल कुछ कुछ दिखते रहते हैं। और चीनी हमेशा, चीनी पानी में कितना भी मिला लो, चीनी नीचे रहती है, घुलती नहीं है 100%। पता है कि नहीं है? आप गर्मी में शरबत बनाते हो ना, शिकंजी, तो उसमें चीनी पानी मिला लो, आप कितना मिला लो, जब आप देखोगे लास्ट में चीनी बचेगी, 100% नहीं घुलती, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में वो आता है ना, रूह अफ़ज़ा ना, रूह अफ़ज़ा आता है ना, उसमें चीनी नहीं दिखती, बिकॉज वो मैनुअल नहीं है ना, वो मशीन से बनाए जाते हैं। क्या भाई? तो बेसिकली जैसे और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एयर, एयर में कौन सी गैस है? कौन सी है? सभी हैं, मतलब जितना जानते हो उससे 2-4 ज्यादा ही होंगी। मतलब जितनी तुम गैसें जानते हो ना, उससे 2-4 ज्यादा ही होंगी, क्योंकि बहुत सारी गैस तुम्हें पता ही नहीं है। फॉस्जीन गैस होगी, बिल्कुल होगी। अरे हम कहते हैं 0.0009% है, तो है तो भाई कुछ तो होगी ना। तो बेसिकली क्या कि बहुत सारी गैस है। अच्छा ठीक है, एयर में बहुत सारी गैस है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? कितना? 79%।
भाई एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 79% है, ठीक है। क्या तुम ऐसा कह सकते हो नाइट्रोजन कैसी हो, क्या चल रहा है? सोचो, क्या आप नाइट्रोजन को देख सकते हो? देख लो आप, भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज तो बहुत है यार, 79% तो बहुत होता है भाई। तो ऐसे बोला और नाइट्रोजन कैसी हो, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग तुम्हारी हो रही कि नहीं हो रही? क्या ऐसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हो? दिख ही नहीं रही। इसका मतलब क्या एयर की बात करें, गैस 10 पार्ट के मिला लोगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। एयर की बात करें तो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कितनी भी गैसें मिला लो सबका मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैस जो होता है वो होमोजीनियस होता है। मिक्सचर ऑफ गैस क्या होता है? होमोजीनियस, ठीक है, ओके। अब मान लो तुमसे कहा जाए कि यार दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी, दो लिक्विड ना, गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस। गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस। अब अगर आपने लिक्विड ए लिक्विड बी मिला दिया तो लिक्विड ए लिक्विड बी का सोल्यूशन क्या होगा? सोचो, हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा? दोनों हो सकता है। बिकॉज सोच के देखो दोनों कैसे हो सकता है। मिल्क एंड वाटर ले लो भाई, मिल्क एंड वाटर क्या हो गया? एक प्रकार से होमोजीनियस ही है। क्यों अगर हेट्रोजीनियस होता ना तो दूध वाला कभी दूध में पानी मिलाता ही नहीं। मान लो दूध वाला है, घर में दूध लाया और पानी मिला के लाया और तुम्हें दिख गया कि साला पानी दिख रहा है, तो उसे लोग थोड़ी ना साले पानी मिला के लाओ तुम, तो इसमें पता ही नहीं चलता ना भाई। तो ठीक है। अच्छा, ऑयल एंड वाटर देखो आप, ऑयल वाटर में क्या दोनों अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलो भाई, तो यानी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्यों भाई, बात समझ आ रही? ओके। अब अपन बात करेंगे, ध्यान समझना, अब अपन बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स की। दिमाग लगाओ, दो सॉलिड का मिक्सचर है। अगर दो सॉलिड का मिक्सचर है तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? जल्दबाजी नहीं, दिमाग लगाओ। होमोजीनियस कभी नहीं होता। मिक्सचर ऑफ सॉलिड हमेशा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। आप अलग कर सकते हो ना बेसिकली। जो फेज है ना, फेज ऐसे डिफाइंड होता है, समझना। फेज का तरीका क्या है कि मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स, मान लो कोई मिक्सचर है, उसको आप मैकेनिकली कितने पार्ट में सेपरेट कर सकते हो, दैट इज नोन एज फेज। सिंपल, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स आर नोन एज फेज। तो बेसिकली तरीका क्या, जैसे ऑयल लिक्विड का आप मैकेनिकली आप दो पार्ट में अलग कर सकते हो, टू फेज सिस्टम। गैस को अलग, सिंगल फेज सिस्टम। समझ आ रहा है? सॉलिड सोचो, मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। क्या आप गोल्ड और सिल्वर को अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली यार अलग कर सकते हैं। देख देख के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनका कलर, उनके स्ट्रक्चर ना, ठीक है। तो उससे आप अलग कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस। अलग अलग फेज में आप अलग कर पा रहे हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो अब अपने को जो बात करनी है वो सोल्यूशन की बात करनी है कि सोल्यूशन बेसिकली क्या है। तो सोल्यूशन जो है वो बात जरा समझो। सोल्यूशन बेसिकली, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। मतलब सोल्यूशन के लिए कम से कम दो तो होने ही चाहिए भाई। मान लो तुम्हारे पास वाटर है, दिस अ सोल्यूशन, काहे का सोल्यूशन यार, वाटर ही है, तो कम से कम कितने होने चाहिए? दो। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं तो वहीं भरी। समझ आ रहा सोल्यूशन की डिफिनेशन? तो होमोजीनियस क्या समझ में आ गया? और सोल्यूशन की डिफिनेशन लिखो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two. It is a homogeneous mixture of two or more component. It is a homogeneous mixture of two or more components. ठीक है भाई, ये बात समझ आई। सोल्यूशन। अब बेसिकली
सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को डिनोट करने के तरीके कि भाई कैसे कैसे डिनोट करते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन के बाद हम लोग बताते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब यह है कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हो। वैसे ये क्या है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, ये चैप्टर बाद में पढ़ाया जाता है, तो बाद में पढ़ाए जाने से क्या होता है कि भाई आप मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स सब पहले पढ़ चुके होते हो, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी तो पढ़े ही नहीं, तो इसलिए बेसिकली ये रेडॉक्स का पार्ट है। बट इसके बिना सॉल्यूशन होता ही नहीं। अगर बाद में पढ़ते तो ये नहीं पढ़ाते, क्योंकि पढ़ चुके होते ना, तो अभी पढ़ाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो उसके 4 तरीके हैं। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के कितने तरीके? 4। कैसे? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अभी सब बताते हैं क्या है। सेकेंड, परसेंटेज वेट बाई वेट। थर्ड, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। एंड फोर्थ, परसेंटेज दिस। देखो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इनका बेसिकली क्या मतलब होता है, तो देखो, अगर हम बात करें कि यार जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली 2 है उसमें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो, ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि देखो जैसे लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका? देखो, अगर हम कहें कि मान लो X% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। देखो ये मान लो तुम्हारे पास ये गिवन है, इसका मतलब क्या है? अगर समझें कि यार ये जो गिवन है इसका क्या मतलब है, X% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ध्यान समझना एग्जैक्टली में क्या है कि यहां पे वेट बाई वॉल्यूम है, तो बाई के बाद जो लिखा है, देखो सब में बाई के बाद कुछ ना कुछ लिखा है, दिख रहा है? जो बाई के बाद लिखा है ना वो 100 सॉल्यूशन है। क्या है? 100 सॉल्यूशन। अभी वो यार 100 सॉल्यूशन क्या मतलब है? तो अगर बाई वेट लिखा है, समझना, अगर क्या लिखा है? बाई वेट, इसका मतलब वो है 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर बाई वॉल्यूम लिखा है वो क्या हो गया? 100 ml सॉल्यूशन। अब बाई के जो पहले लिखा है वो सॉल्यूट है, समझ आ रहा है? तो जैसे ये लिखा है X% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब बताओ। हाँ बोलो, X ग्राम किसका? पूरा बोलो। सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा? NaCl। सॉल्यूट कौन होगा? NaCl। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ऐसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? 100 ml सॉल्यूशन में बोलो, देखो पहले देख लो, समझ में आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में X ग्राम NaCl है। पहला बात क्लियर हो गई सबको? बोलो भाई, सिंपल, कुछ नहीं करना है। वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वेट, तो बाई के बाद जो लिखा है ना वो 100 सॉल्यूशन है, खत्म।
अब बाई वॉल्यूम है तो 100 ml सोल्यूशन, बाई वेट है 100 ग्राम सोल्यूशन। बोलो, तो जैसे ही आया। अब देखो दूसरा अगर समझें, दूसरा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, मान लो तुम्हें दिया है कि X% H2SO4 क्या दिया, वॉल्यूम बाई वेट ना, एक मिनट। तो X% वॉल्यूम बाई वेट, X% वॉल्यूम बाई वेट H2SO4 सोल्यूशन। चेक करो इसका मतलब, बताओ इसका मतलब बताएं भाई, क्या मतलब है? जल्दीबाजी नहीं, बोलो। 100 ग्राम सोल्यूशन में X ml H2SO4। क्या ये बात समझ में आ रही? यानी इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में X ml H2SO4। चेक करो, सही है? देखो बहुत आसान है, लेकिन आसान तो है, लेकिन तब जो तुम्हें आता हो। देख लो, दो समझ में आ गया सबको? क्लियर है भाई सबको? अब अगर अपन बात करें कि भाई थर्ड है अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। अच्छा, इसको कौन सा ले लिया अपने? वॉल्यूम बाई वेट ले लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन कहेंगे, मान लो कि X%, सपोज ऐसा लिखा है, इसका मतलब बताओ। बोलो जल्दी, कितना? 100 ग्राम सोल्यूशन में X ग्राम NaCl है, सोल्यूट NaCl है, ठीक है भाई। इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में X ग्राम NaCl। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है? देख लो। एंड लास्ट, मान लो X% H2SO4 V बाई V सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बताओ क्या करें, क्या कहेंगे? इसका मतलब 100 ml सोल्यूशन में X ml H2SO4। देखो भाई, ये तुम्हारे जो 4 प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो अपन ने बताए कि भाई ऐसे ऐसे होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखना, क्या बात करेंगे भाई? मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। अभी मोलैरिटी क्या होती है? क्या है मोलैरिटी? कैसे डिफाइन करते? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, it is the number of moles of solute, it is the number of moles of solute present in 1000 ml of solution। 1000 ml of solution का मतलब 1 लीटर में, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। यानी मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तभी तो 1 लीटर में आएगा। देख लो। अच्छा, एक होता है मोल्स, एक होता है मिली मोल्स। एक होता है मोल्स, एक होता है मिली मोल्स। क्या होता है मिली मोल्स? कैसे निकालते हैं मोल से मिली मोल्स? कैसे निकालते हैं? 1000 से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। अगर मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करें या 1000 से मल्टीप्लाई करें? डिवाइड करें। अच्छा, बड़ा कौन है? मोल बड़ा है या मिली मोल बड़ा है? मोल बड़ा है। ठीक है। अगर मोल को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया। जैसे मीटर है, मीटर को किसमें चेंज करते हैं? सेंटीमीटर में। कैसे करते हैं? डिवाइड करते हैं। अबे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कैसे किए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे निकाले? डिवाइड किए क्या? 1/100। क्या किए? मल्टीप्लाई। इसका मतलब समझ आ रहा है? जब भी कभी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यार ऑब्वियसली सोच के देखो, मान लो एक बड़ा पार्ट है, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1 into 4 करोगे तभी ना 4 आएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ध्यान सुनो, एक तो ये आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। दूसरा अपन मोलैरिटी को लिख सकते हैं, ध्यान देना, मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्या किए होंगे? देखो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मिलीमोल्स, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ml। देखो, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो एक तो अपने को फॉर्मूला समझ में आया कि भाई मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा मिलीमोल्स। ठीक है। अब मोल्स कैसे निकालते हैं सबको पता है ना? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी बात कर रहे हैं स्मॉल m, मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो, एक है मोलैरिटी, एक है मोलैलिटी। बोलो भाई। ठीक है। अब मोलैलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या वही बात समझ में आ रही है? देख लो, तो लिखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, it is the number of moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलैलिटी को लिख सकते हो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। एक ही बात तो है। इसी को हम लिख सकते हैं एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा मोलैलिटी को लिख सकते मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो, यानी मोलैलिटी
और मोलैरिटी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई, देख लो भाई। तो मोलैलिटी एकदम क्लियर समझ में आ गया भाई, मोलैलिटी क्या है। ठीक है, सिंपल। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दो चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द molarity, find the molarity and molality, find the molarity and molality of 4.9% H2SO4 by weight solution, by weight solution। ठीक है भाई, गिवन है, गिवन density of solution is equal to 1.2 ग्राम पर ml, ये गिवन है। देखो 4.9% H2SO4 बाई वेट, पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ। जब तक इसका मतलब नहीं आएगा आंसर ही नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ बोलो। 100 ग्राम सोल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4 है, बिल्कुल सही। अब देखो बात यह है कि अगर अपने को मोलैरिटी निकालना है तो सोचो कि यार मोलैरिटी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। एक तो सल्यूट का चाहिए मोल्स, सल्यूट का क्या चाहिए मोल्स, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दो ही चीज चाहिए। तो पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं पहले, भाई क्या दिया है अपने को। देखो अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के, देखो तो कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम, क्या तुम्हें गिवन है, ये गिवन है इतना। अब यार अपना दिमाग काम किया कि यार अपने को ना मोलैरिटी के लिए सल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सल्यूट का मोल यहां से आ जाएगा, क्यों सल्यूट का वेट दिया है, सल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो क्या डेंसिटी का वैल्यू मास बाई वॉल्यूम होता है भाई, तो यहां से वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो यहां ऐसे लिख सकते कि 100 बाई 1.2, पहले देख लो ना समझ में आया तुरंत बोलना। देखो देख लो भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो गया, मास बाई डेंसिटी। तो 100 बाई 1.2 ml सॉल्यूशन में 4.9 बाई 98 मोल्स हैं, यही तो मतलब हुआ। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, तो इतने ml में इतने मोल्स हैं। अच्छा डिफिनीशन क्या कहती है, मोलैरिटी की डिफिनीशन क्या होती है कि 1000 ml में 1000 ml में कितने सल्यूट के मोल्स होंगे, क्या वही मोलैरिटी है। यानी अपन कहेंगे यार इतने ml में इतने हैं, तो 1000 ml में कितने, आंसर सोचो। तो अपन कहेंगे यहां से कि 1000 ml में कितने मोल्स आएंगे। तो देखो 4.9 बाई 98 इंटू 100 बाई 1.2 इंटू 1000, बोलो। तो सॉल्व करके यहां से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 कितना 4.9 इंटू 1.2 बाई 98, क्या यही आ रहा है। देखो देख लो भाई। तो बेसिकली इससे क्या रिजल्ट आया, देखो कि यार मोलैरिटी का वैल्यू जो आया ना 10xd, जो मोलैरिटी आई है उसको अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया। देखो जरा ध्यान से, देखो 10xd
बाई मोलिकुलर मास। देखो अब ये 10x डी बाई मोलिकुलर मास में x क्या है, x क्या है, x क्या है, परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट ना है, पता चले तुम परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया तो उसमें भी फार्मूला लगा दिया, नहीं लगेगा। ये केवल फार्मूला कब लगेगा, जब अपने को परसेंटेज बाई वेट दिया होगा। देखो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब अपने को क्या दिया होगा, परसेंटेज बाई वेट। देखो तो ये आ गया परसेंटेज बाई वेट, समझ में आ रहा है। और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। अगर ये गिवन है तो ये फॉर्मूला मोलैरिटी का डायरेक्ट लिख सकते हो तुम। भाई अगर जिसको फॉर्मूला पता है और पता भी है कब लगाना है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ये सब झंझट करना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या बात समझ में आ रही। तो दिस इज अ मोलैरिटी 10x डी बाई मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से। तो ये तो आया मोलैरिटी। अब अपन बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी तो बताओ मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, दिमाग लगाओ कि अगर कभी किसी की मोलैलिटी निकालना हो तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट ना। तो देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4 है। यही तो गिवन है, ये तो गिवन है। क्या इसको ऐसे लिख सकते 100 माइनस 4.9 ग्राम सॉल्वेंट। चेक करो, देखो भाई अगर हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दें, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दें तो क्या सॉल्वेंट आ जाएगा। दिस इज सॉल्वेंट में 4.9 बाई 98 मोल्स। बोलो भाई, तो इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतने मोल्स। मोलैलिटी कैसे होती है, 1000 ग्राम में कितने, तो 1000 ग्राम में कितने, तो 4.9 बाई 98 इंटू 100 बाई 4.9 दिस इज अ मोलैलिटी। समझ आ रही मोलैलिटी, देख लो। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी तो एक तो चार आपके कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आ गया आपको, भाई कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। दूसरा मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, समझ में आ गया। क्या भाई ठीक है, ये बात क्लियर। सोल्यूशन क्या होता है ये बात क्लियर हो गई। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होते हैं ये भी बात थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस अपन इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है जो। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, क्योंकि अपने को इतना बताना तो इससे अपना काम हो जाएगा। भाई कभी लिख के आ जाए कि इतना % बाई वेट है, अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो ये समझ में आ गया भाई ऐसे ऐसे ड्यू नोट कर। अब अपन हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर। हेडिंग डालो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर अपन बात करें कि यार वेपर प्रेशर क्या है, बोलो भाई वेपर प्रेशर। तो ध्यान से अगर अपन बात करें कि यार वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर तो बेसिकली वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो
अगर हम बात करें कि यार वेपर प्रेशर क्या है, समझना ध्यान से, तो एग्जैक्टली में क्या होता है। अच्छा तुम हमको बताओ, जैसे वाटर है ना, वाटर कितने टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होता है? क्या भाई? 100 डिग्री। 100 डिग्री में ना? अच्छा, अगर 100 डिग्री में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये देखे होगे ना कि गर्मियों में, गर्मियां चल रही ना, गर्मियों में नदी नाले सूख जाते, सूखते हैं कि नहीं? नहीं सूखते। कुएं का पानी खत्म हो गया, नदियां कम हो गई ना। अच्छा तो उनका पानी कहां गया? गाय भैंसे पी गई, कहां गया? कहां चला गया? वेपर के फॉर्म में उड़ गया। अभी तो करो 100 डिग्री में वेपर में जाता। अभी बोले ना कि वेपर, वाटर वेपर में जाता है तो 100 डिग्री में जाता है। तो नदी नाले का पानी कहां चला गया भाई? इंद्र भगवान फोन करके बुला लिए क्या कि आजा भाई? देखो तो बेसिकली होता क्या है, वाटर जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसके दो टर्म होते हैं। एक होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और एक होता है वेपराइजेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है वो भी थोड़ा बहुत कन्वर्ट होता रहता है। तो इवेपोरेशन का मतलब होता है कि वाटर लिक्विड कहां जा रहा है? वेपर में, समझना। और ये जो इवेपोरेशन होता है ये हर टेम्परेचर पे होता है। ये इवेपोरेशन कब होता है? हर टेम्परेचर पे। जैसे तुम सिंपल मान लो ठंड है, बहुत तगड़ी ठंड है, ठीक, आधा गिलास पानी लो, ठीक है भाई, ठंड है, ठीक है, मान लो 2-4 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है भाई, आधा गिलास पानी ले लो और आधा गिलास पानी में क्या करो, प्लेट ढक दो, ठीक, प्लेट से ढक दो उसको, आधा गिलास पानी को। 2-4 घंटे बाद घूम घाम के आओ और प्लेट को उठा के देखो तो प्लेट अंदर से क्या हो गई होगी? गीली ना। जब आधा गिलास पानी था तो गीली कैसे हो गई भाई? बात समझ आ रही कि नहीं? अगर हम कहें कि जैसे ये गिलास है, ये तो अभी फुल है, तो आधा कर देते हैं, मान लो ये ऐसे आधा गिलास पानी है, प्लेट ढकी है, ठीक है। 2-3 घंटे बाद आओ, इस प्लेट को उठा के ऐसे देखोगे तो ले तो गीली हो गई यार। अब गीली कैसे हुई? है पानी तो यहां तक था। सोचो भाई, पानी तो ऊपर कैसे पहुंच गया? कोई बंगाली बाबा का जादू तो हुआ नहीं भाई। इसका मतलब पानी ऊपर गया तो कुछ तो हुआ ही होगा भाई, तभी तो पानी गीली हुई ना प्लेट। तो एग्जैक्टली में होता क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है ना वो हर टेम्परेचर पे होता है। हाँ, कम ज्यादा में फर्क आता है कि ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा और कम टेम्परेचर पे कम, बहुत कम ना। तो अब जैसे मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए गर्मी में, तो 50 डिग्री टेम्परेचर का मतलब इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो समझ में आ रहा है, बढ़ गया तो क्या होगा? सब जो वाटर है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ना। और बाद में वापस कब आता है? बारिश होती है, वही तो है। अरे वेपर्स हैं, जब खूब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ठंडी हवाएं से क्या होता है कि भाई जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस हो जाती हैं तो बारिश हो जाती है। क्या हुई? बात समझ आ रही? लेकिन ये कंडेंस हो जाती है, बारिश हो जाती है, सब माया है। और बाकी देखो सब कौन करता है? इंद्र भगवान। क्योंकि यार ऐसे देखो कि ऐसा बोलते हैं, ऐसे बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं ना मोटी मोटी किताबों में, कि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है, या रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रही है, या जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ जा रही है, और जहां पेड़ पौधे वहां सूखा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब सब माया किसकी है? ठीक है, बाकी सब ऐसा ही है, माया उसी की है, देखो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप ध्यान सुनो ध्यान देना, वेपर प्रेशर होता क्या एग्जैक्टली में समझो। जैसे मान लो आपने क्या किया, मान लो कि इस तरह इतना जो है अपन ने लिक्विड भर दिया, सपोज ये सब लिक्विड भरा है यहां तक, कोई भी लिक्विड, वाटर ही ले लो, आधा ग्लास, ऊपर आपने प्लेट ढक दिया, ठीक है। अब जब प्लेट ढक दिया तो ये इसके जो मॉलिक्यूल है ना, जो भी लिक्विड है या वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या ऊपर जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं भाई? इवेपोरेशन। तो ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं ना। अब क्या होगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं तो इन्हें लगा हमें आजादी मिली, मुक्ति मिली, क्या भाई, ठीक है, आजाद। उन्हें क्या पता था कि अभी गड़बड़ है। जैसे ऊपर गए, ऊपर क्या ढकी थी, प्लेट। बताओ क्या हुआ होगा, क्या टकरा गए? भाग रहे थे वो, तो भागने के फिराक में थे, लेकिन प्लेट ढकी थी तो गए और टकरा गए। जैसे टकराएंगे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फिजिक्स की बात अगर करें तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जैसे किसी की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी फिर हो जाता है। यही तो होता है। सोच के देखो, आपने इनसे टकरा दिया फिर वापस आ गए, क्या भाई, बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, क्या अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो क्या ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, एक का आना दूसरे का जाना, क्या भाई? तो बेसिकली यहां से अगर देखो कि ये मान लो ऊपर जा रहा है और ये यहां से नीचे आ रहा है टकरा टकरा के, क्या भाई, बात समझ आ रही है? तो ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। अच्छा, नदी नाले का पानी क्यों सूख जाता? क्योंकि प्लेट नहीं ढके ना। देखो भाई, प्लेट ढक दी होते तो नहीं जाता, तो प्लेट ढके नहीं तो केवल क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, क्यों भाई? तो इसमें तो प्लेट ढके हो, प्लेट ढके होते यानी इवेपोरेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जो गैस, जैसे इवेपोरेशन मतलब गैस गई ना, टकराई तो वापस कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन चलता रहेगा, क्यों भाई? तो एक प्रकार से देखे होगे कि जब अपन बात करते हैं ना, कभी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो यार रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों होते हैं, ए भी होता है और बी भी। तो अगर इसकी बात करें तो क्या एक प्रकार से यही तो हो रहा है, यही हो रहा है कि नहीं? वाटर लिक्विड गया गैस में, गैस गया लिक्विड में, गए लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, ऐसे चल रहा है। तो क्या कुछ टाइम के बाद प्रोसेस कहां आ गया, इक्विलिब्रियम पे? बोलो, कुछ टाइम के बाद प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आया। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे आने पे क्या होता है, जिस रेट से ऊपर उसी रेट से नीचे। इसका मतलब कि जितना लिक्विड गैस में गया उतना ही गैस लिक्विड में आ गया। इसका मतलब क्या एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि यार गैस का अमाउंट फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आया तो गैस का अमाउंट बना, फिर अब जितना इधर जा रहा उतना इधर जा रहा है, ये तो फिक्स ना हो गया, अब चेंज नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम के बाद। तो ठीक है, तो ये समझ में आया कि यार फिर वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करें, समझना। जैसे जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो लिक्विड होगा नीचे और ऊपर कुछ तो गैस भी होगी ना, क्योंकि यार इक्विलिब्रियम में आया तो ये दोनों है, दोनों है, इसका मतलब लिक्विड के ऊपर गैस भी है, समझ में आ रहा है? तो जो गैस है लिक्विड के ऊपर होगी गैस, समझ में आ रहा है ना? तो जो ये गैस है ना, ये गैस लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, समझ आ रहा है? लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसका नाम है वेपर प्रेशर। समझो वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी वेपर प्रेशर कैसे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द लिक्विड सरफेस, on the liquid surface when vaporization and condensation both are in equilibrium। बताओ भाई, बात समझ आई? और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, समझ आ रहा है? तो लिखो, ये बना लो थोड़ा कंटेनर, थोड़ा लगे कि आ रहा है जा रहा है। लिखे, लिख लिए, लिखो।
the pressure exerted by the gas, the pressure exerted, the pressure exerted by the gas on the liquid surface, the pressure exerted by the gas on a liquid surface when vaporization and condensation, when vaporization and condensation, vaporization and both process are in equilibrium. वेपराइजेशन का मतलब इवेपोरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्या भाई बात समझ में आ रही है सबको? देख लो, तो ये हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर। समझ में आ गया कि भाई वेपर प्रेशर क्या है। तो अब ध्यान से, तो ये समझ में आया कि भाई वेपर प्रेशर क्या है। अब ध्यान से, एक तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया कि भाई वेपर प्रेशर क्या है। ध्यान रखना, ये जो डिफिनेशन लिखी है, ये डिफिनेशन तब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज करोगे वेपर प्रेशर क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ध्यान समझो, अब ये हुआ क्या, वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सोचो। तो इशारा बना के पॉइंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेपर प्रेशर is independent of amount of the liquid, is independent of the amount of the liquid, amount of the liquid and shape and size of the container, shape and size of the container। मतलब समझ में आ रहा किसमें इंडिपेंडेंट है? लिक्विड के अमाउंट पे इंडिपेंडेंट। मतलब जैसे मान लो आपने 1 लीटर वाटर लिया, तो जो वेपर प्रेशर आया कुछ, अब 5 लीटर लिया तब भी वही आएगा, सेम आएगा। वाटर के अमाउंट घटाने बढ़ाने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक, क्यों चेंज नहीं होता? देखो, क्योंकि एक बात बताओ, जैसे वाटर लिक्विड है और वाटर गैस में जा रहा है, और तुम इसको कितना भी ले लो, जितना गैस बनेगा उसी का तो प्रेशर है, और ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। यानी वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। लिखो, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। Higher the temperature, more will be the vapor pressure. क्या बात समझ में आ रही है? सोचो, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना गैस की तरफ रिएक्शन जाएगी, जितना गैस बनेगी उतना ज्यादा प्रेशर। बिकॉज वेपर प्रेशर है किसका? गैस का ही तो है। गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज अ वेपर प्रेशर। पहले बताओ बात समझ में आ रही? वेपर प्रेशर आ गया। अब लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट कौन डिफाइन कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एक बात समझो, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो जैसे समझना, होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर, समझो, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या समझ में आ गया? ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए।
अब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लिखो द टेम्परेचर at which the temperature at which the vapor pressure of the liquid ठीक है, the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to external pressure ठीक है भाई, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, बाहर से जो प्रेशर लगा रहा हूं उसके बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बॉइलिंग पॉइंट आया, अब इसके बाद आएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग डालो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत भारी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस तो है। अब होता क्या है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो, जैसे अपन ने कहा कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर, वो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बोला, डिफिनेशन वही है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 atm। मतलब क्या समझ में आया कि पी एक्सटर्नल भी क्या होना चाहिए, 1, और वेपर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, 1। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसे होता है उसका नाम क्या हो जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? जब कभी ना दिया हो नॉर्मल बॉइलिंग, मान लो बॉइलिंग पॉइंट ही दिया तो मतलब वही हो जाएगा, 1 atm मान के काम कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों दिए हो तो दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया? तो लिखो द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid is equal to external pressure and it is also equal to 1 atm। It is also equal to 1 atm as normal boiling point। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर? हाँ, नहीं, उसके जो लिक्विड के ना, वो बेसिकली क्या है, जैसे कंटेनर का साइज है, समझो, अगर आपने कंटेनर का शेप या कंटेनर का साइज कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या होगा, सोचो, सिंपल लॉजिक ये है, ये ठीक, तुम किसी में डाल दो, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो इसका इक्विलिब्रियम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है तो के इक्विलिब्रियम फिक्स है, और के इक्विलिब्रियम जो होगा ना इसका के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस, ये तो फिक्स है। और प्रेशर किसका है, पार्शियल प्रेशर गैस का ही तो है। जब तक ये गैस कांस्टेंट है, समझ आ रहा, तब तक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। किसी भी तरीके से अगर आपने इस गैस का अमाउंट घटा बढ़ा दिया, समझना, तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम पे, समझना, ये इक्विलिब्रियम में आपने क्या किया,
2 लीटर वाटर और डाल दिया, नहीं चेंज होगा, क्योंकि लिक्विड डालने से गैस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में तो चेंज ही नहीं होता। तो इसलिए बोले कि लिक्विड के अमाउंट और साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता ही नहीं। क्या भाई? क्योंकि कुछ भी कर लो फर्क क्या पड़ता है, ये थोड़ी ना इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे चेंज होगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो गैस बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, बैकवर्ड गई गैस घट गई, प्रेशर घट गया। क्या बात समझ में आ रही? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करें कि अरे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी ना पढ़े, अभी पढ़ ली क्या? नहीं। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? 2 चार्ज के बीच में। तो लिख लो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से, अब अगर अपन बात करें कि यार चलो पहला हो गया, अब ध्यान सुनना, एक टर्म आएगा, ध्यान सुनना, डाइपोल। डाइपोल, एक डाइपोल आएगा, एक आएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। एक क्या आएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। एक क्या आएगा? डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है जब भी कभी प्लस माइनस डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेवलप होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब डाइपोल डेवलप हो गया। तो डाइपोल का मतलब होता है, ध्यान रखना, पोलर कंपाउंड। डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब डाइपोल ही बताते हैं। इसका लॉजिक क्या है? अब इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब समझना, दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। इंड्यूस्ड डाइपोल कभी भी टर्म यूज हो ना, समझ लो नॉन पोलर कंपाउंड की बात हो रही है। तो इस ये बताया क्यों गया? क्योंकि जो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है, सेकंड नंबर दूसरा, उसका नाम है आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लिखो। आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का क्या लॉजिक है समझो। अगर अपन बात करें आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लगाओ कहां हो गए, कैसे होगा अट्रैक्शन फोर्स, दिमाग लगाओ। आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? बोलो जल्दी से। अभी क्या तरीका बताए? कभी भी डाइपोल आए इसका मतलब क्या है? पोलर कंपाउंड। डाइपोल मतलब पोलर। बताओ फिर। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी आयन, आयन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी आयन एंड पोलर कंपाउंड। लिखो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन the attraction force between any ion and polar compound। ठीक है भाई, कोई एग्जाम्पल बताओ। Na प्लस वाटर, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Na प्लस एंड वाटर। चेक करो। अब Na प्लस वाटर देखो कैसे कैसे अट्रैक्शन फोर्स होगा समझना। देखो एग्जैक्टली में क्या होता है कि जैसे वाटर है, जैसे वाटर,
ठीक है भाई। तो वाटर में क्या होता है, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। वाटर में इलेक्ट्रोनिगेटिव में डेल निगेटिव आ गया और इसमें डेल पॉजिटिव, और Na प्लस है, Na प्लस, तो कैसे अट्रैक्शन फोर्स होगा बोलो, Na प्लस और किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स, समझ में आ रहा है। ये है आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, समझ में आ रहा है भाई, देख लो। तो ये तो हो गया थर्ड, समझो। थर्ड है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, तो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का मतलब बोलो, किनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, पोलर लिखो। द अट्रैक्शन फोर्स between two polar compounds, the attraction force between two polar compounds is known as dipole attraction, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल बताओ कोई, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अमोनिया एंड वाटर, देखो कैसे, देखो अमोनिया पोलर है, तो अमोनिया पोलर है तो N पे क्या आएगा, डेल निगेटिव, और इसमें O पे डेल निगेटिव, H पे डेल पॉजिटिव, तो इसका N का डेल निगेटिव इस H के डेल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपोजिट डाइपोल अट्रैक्ट करते हैं ना, एक पॉजिटिव डाइपोल एक निगेटिव डाइपोल, तो एक कंपाउंड का निगेटिव डाइपोल दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्या ये बात, पोलर नॉन पोलर कुछ आइडिया है कि नहीं, कि कैसे पोलर कंपाउंड होता है, नॉन पोलर होता है आइडिया कि नहीं, देख लो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मतलब चौथा नंबर, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स मतलब अभी बताए थे हम, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी आयन एंड नॉन पोलर कंपाउंड, लिखो द अट्रैक्शन फोर्स between any ion and non-polar compound is known as ion-induced dipole attraction force, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नेक्स्ट देखो कौन सा होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सोचो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, बोलो क्या कहेंगे, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, द अट्रैक्शन फोर्स between polar and non-polar compound, एग्जाम्पल कोई, जैसे CH4 and water, देखो CH4 is a non-polar, water is a polar, ठीक है भाई। I2 and water कर सकते हो, I2 and water, I2 is a non-polar, water is a polar,
ठीक है। एंड लास्ट कौन सा बोलो, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या कहेंगे, क्या है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है भाई, I2Cl2, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन I2 एंड Cl2। बहुत सारे हैं नॉन पोलर, कोई भी नॉन पोलर ले लो। H2S एंड अमोनिया क्या होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, बिकॉज H2S इज अ पोलर कंपाउंड, NH3 इज अ पोलर कंपाउंड। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पोलर कंपाउंड्स क्या हो जाता है? डाइपोल डाइपोल। तो ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। ठीक है भाई, बोलो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये हो गया डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, तो अब अपन ने फोर्स की बात की, तो अब जरा ध्यान से, अब अपने को इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि कौन फोर्स ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्लस माइनस में तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, तो लिखो ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद दिमाग लगाओ, आयन डाइपोल। लिखो भाई, सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर होगा आयन डाइपोल, फिर अब देखो एक फोर्स और होता है जो अपन ने नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जो ऑर्डर है वो कहां पे आएगा? डाइपोल डाइपोल से पहले या डाइपोल डाइपोल के बाद? बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन समझो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? डेल पॉजिटिव किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से तो बॉन्डेड होता है। इसका मतलब एक प्रकार से क्या है? मतलब डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन आयन डाइपोल, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल, फिर बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी से। अब देखो दो चीजें किसमें आया था समझो, एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा? बोलो। बेसिकली क्या है कि डाइपोल जब होता है ना, तो डाइपोल में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आता है। तो जब डेल पॉजिटिव किसी नॉन पोलर कंपाउंड को क्या करेगा? डाइपोल इंड्यूस कराएगा। और एक आयन की बात करोगे तो एक्चुअल चार्ज है, तो बताओ एक्चुअल चार्ज ज्यादा इंड्यूस कराएगा या पार्शियल चार्ज ज्यादा इंड्यूस कराएगा? एक्चुअल चार्ज। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? आयन इंड्यूस डाइपोल।
फिर बोलो बोलो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड देन बोलो, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इसका ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन आयन डाइपोल, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड लास्ट में इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बेसिकली जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ना, उसी को हम लोग एक नाम और सुने होंगे अगर, बोलो। वो तो वंडरवॉल फोर्स तो सारे ही हैं, लंदन फोर्स, और कोई डिस्पर्जन फोर्स। लंदन फोर्स भी बोलते हैं और डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए अट्रैक्शन फोर्स की ऑर्डर, कि भाई ये इस ऑर्डर में अट्रैक्शन इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब अपने को पढ़ना है देखो सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है भाई, इसकी बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर अपन बात करें अब कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन? तो बेसिकली क्या है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिला दिया जाए, यही तो मतलब है भाई, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिला दिया जाए, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अपने को दो प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? दो प्रकार के सॉल्यूशन। एक क्या पढ़ना है? आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन है, वो सब पढ़ेंगे अब ना, तो नोट करो पहले, हेडिंग डालना लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा बुक में लिखा होता है कि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है। और जब राउल्स लॉ पढ़ेंगे तो कहेंगे राउल्स लॉ है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। एक ही बात समझ में आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है भाई, कि जो मतलब समझ ना, आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्स लॉ, ठीक। और राउल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है एक ही दूसरे के। तो अपन आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन पढ़ने के पहले आपको हम क्या पढ़ा देते हैं? राउल्स लॉ। तो लिख लेंगे ना भाई राउल्स लॉ होता क्या है, तो समझ में आए, तो हेडिंग डालना जरा राउल्स लॉ, फिर वापस आएंगे आइडियल सॉल्यूशन में। तो राउल्स लॉ बेसिकली क्या है ठीक है, राउल्स लॉ राउल्स लॉ, तो बेसिकली राउल्स लॉ क्या है, तो अपन राउल्स लॉ क्या कहेंगे, पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। राउल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, लिखो राउल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलो ये तो समझ में आ गया भाई कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब ये होता क्या एग्जैक्टली में, तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक कंटेनर में लिक्विड ए लिए, ठीक है, एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना। आपने लिक्विड ए लिया, जब लिक्विड ए लिया तो लिक्विड ए का इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी होगा, ऑब्वियसली होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्यों भाई होगा ना। अच्छा, जो वेपर प्रेशर होगा वो मान लो P0A है, P0A का मतलब क्या है, दिस इज अ
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्योंकि अभी तो लिक्विड ए है ना, तो लिक्विड ए इसका मतलब प्योर ए है। अभी सोल्यूशन नहीं बना क्योंकि ये क्या है, प्योर ए। समझ आ रहा भाई, सबको समझ में आ गया, क्लियर? लिक्विड ए है, उसका जो प्योर वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर